हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 जनवरी से आप सभी की डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डीएलएड से संबंधित आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूँ। और आज हम करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो आपका एक पेपर होने वाला है। उसके राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पीय दिए गए हैं, मैं इस वीडियो में आपको वो सभी कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि डीएलएड की क्लासेस डाल दीजिए, हमारे पास राजन सीरीज के नोट्स नहीं ले पाए हैं या हम राजन सीरीज नहीं ले पाए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अन्यथा मैं कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। सन 2022 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है, किस अनुच्छेद में लिखा है। सन 2022 में आपसे यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का जो राज्य को दायित्व दिया गया है वो दिया गया है हमारा अनुच्छेद 350A में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा। यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का राज्य को दायित्व दिया गया है वो भी अनुच्छेद 350A। ये इन दोनों प्रश्नों इतने इम्पोर्टेंट हैं शुरुआत के ही कि इनमें से आपको एक पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो जो हमारा पहला शिक्षा आयोग था 1882 का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी हमारे कोठारी आयोग, यानी कि कोठारी जी। इन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग भी बना था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी कोठारी जी ने। इसके बाद बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। तो ये हमारे कस्तूरबा गांधी जो शिक्षा है वो उसकी विद्यालय योजना है वो है हमारी ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है वो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रस्तावित की गई है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, यानी कि सबको शिक्षा देना। तो पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा नवोदय विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का संबंध इन सभी से है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत भी सभी को शिक्षा दी जाती है, नवोदय विद्यालय के तहत भी, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं बीईपी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि आपसे फुल फॉर्म भी एक पेपर में जरूर पूछी जाएगी, ये आपको याद रखना है। बीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी बात करते हैं। इसकी होती है बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि बेसिक शिक्षा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और ये आपका इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है बीईपी की फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो हमें दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता है वो उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं, जब दोपहर में भोजन नहीं मिलता था बच्चों को तो बहुत सारे बच्चे भूख लगने के कारण भाग जाते थे, या बहुत सारे बच्चे
भूख लगने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो स्कूलों से एडमिशन कम हो जाते थे, बच्चे अपना नाम कटा लेते थे, क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी सरकारी स्कूलों की। तो अब जो मध्याह्न में भोजन मिलने लगा है, उससे बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हो रही है और बच्चे खाने के बाद पूरे समय तक रुके रहते हैं स्कूल में, और जो भोजन होता है वो उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित भी करता है कि हमें दोपहर के बाद खाना मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न का सही उत्तर, ये तीनों ही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा? तो बात करते हैं 1992 में संशोधित जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसको बांटा गया 23 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राममूर्ति समीक्षा समिति ने, नहीं। ऑप्शन नंबर बी यशपाल जी ने, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, हाँ, इसी के तहत हम सभी को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव मिला था। एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की थी वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। NPEGEL में किस शिक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो जो हमारी NPEGEL है इसमें जो हमारी लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान है वो 3 से 5 तक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करते हैं, अब टाइम ज़्यादा न गवाते हुए। 11वां प्रश्न है, जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ हमारी जो है वो संस्था है जो वित्तीय सहायता प्राप्त कराती है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा 10+2+2। तो ये प्रश्न तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन एक नया आपसे पूछा जाता है 5+3+3+2। ये हमारा नया जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना क्या होनी चाहिए। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि 5+3+3+2 की संरचना वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू हुई है वो हमारी 5+3+3+2 के आधार पर हुई है। यानी 5 साल तक हमारी फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल हमारी प्रिपरेटरी स्टेज और 3 साल लर्निंग इन मिडिल स्टेज, एंड लास्ट में 4 साल जो हमारी होंगी वो होंगी हमारी सेकेंडरी स्टेज की। तो हमारी 5+3+3 मॉडल से जो नई शिक्षा नीति है वो बनाई गई है। आपसे ये सब नहीं पूछकर केवल इतना पूछा जाएगा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसका सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र आपको ध्यान रखना है, उसका सूत्र है 5+3+3+4, यानी कि 5+3+3+4, यानी कि इसको आप ध्यान रखना 5+3 का स्क्वायर 4, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो जो हमारी 1986 थी उसके अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बताया गया था, तो यही हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्कूल चलो अभियान का अंग कौन सा है? तो स्कूल चलो अभियान का अंग है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसका अंग है स्कूल चलो अभियान। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य सीधा सीधा है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। 16वां कस्तूरबा गांधी विद्यालय
योजना का संबंध किससे है? तो जो हमारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है वो प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंध रखता है। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। तो यशपाल समिति थी वो हमारी मार्च 1992 में गठित हुई थी। इसके बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न की, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये कथन किसका है? तो हमारा ये कथन है लॉर्ड मैकाले का। कथन संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य कौन सा है? तो इसका प्रेरक वाक्य जो होगा एक पढ़ाए एक, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2015 में आपसे पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जिसको हम डाइट भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना की गई सन 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको एजुकेशन पॉलिसी से एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। ये प्रश्न भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो अभी अभी बताया 21A के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, इसको आप NCF भी बोल सकते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये हमारा सही हो जाएगा। पढ़ाई के रटंत पद्धति से मुक्त कराना, ये भी हमारा NCF का भाग है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, तो सीधी सीधी बात है NCF के यही हमारे हैं कि जो हमारा बच्चों को नॉलेज मिले वो उनके बाहरी जीवन से जुड़ी हुई मिले, उनकी लाइफ से संबंधित एग्जाम्पल दिए जाएं और पढ़ाई को रटंत न बनाना पड़े, मतलब उन्हें रटाने से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो कि केवल जो हमारी किताबें हैं वो पढ़ा दी, बच्चों को बाहरी कोई ज्ञान नहीं है। ये भी हमारा NCF 2005 के अनुसार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग कौन देता है? तो इसको देता है केंद्र और राज्य सरकार। देश में संविधान लागू किया गया, ये तो जिस बच्चे को नहीं पता हो वो अपना DLED करना छोड़ दे। देश में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत कब किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या है? तो सार्वभौमिकरण है। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है हमारा अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो हमारा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य जो है वो है हमारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। तो ये तो हमारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ और आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाना, आपसे पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो थी वो साक्षर थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी? तो जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय 14% साक्षरता थी हमारे देश की। फिर बात करते हैं विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। तो जो हमारी शिशु होते हैं उनकी मांसपेशियों का विकास विद्यालय के स्तर पर होता है, तो वो होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो हमारा किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो अनुसूचित और
अनुसूचित जनजाति के लिए ये भी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी। तो ये सभी हमारे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी वर्गों के लिए ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान होती है। तो ये अभी अभी बताया, राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष के बाद। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम कह लीजिए, बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1937 में, जिसे हम महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा कह लीजिए, वर्धा शिक्षा कह लीजिए या बेसिक शिक्षा कह लीजिए, इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे को शिक्षा मतलब किताबी ज्ञान देने के साथ साथ उसे मतलब उसका हाथ का कार्य यानी कि हस्तशिल्प भी सिखाना चाहिए, जिससे वो अपनी नौकरी जल्द से जल्द पा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये प्रश्न आप लिख के ले लीजिए, आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। 40वां प्रश्न, ह्रास की समस्या का आशय है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका 2016 और 2019 बैच में पूछा गया प्रश्न है। ह्रास की समस्या से क्या आशय है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे मध्याह्न में भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे चले जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए एडमिशन कम हो गए थे और उसी को बढ़ाने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई। फिर बात करते हैं 41वें प्रश्न की। पटेल एक्ट संबंधित है। तो पटेल एक्ट हमारी संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि के लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषय रटंत प्रणाली से मुक्त करना, विद्यालय में ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, कक्षा की गतिविधियों में परीक्षा में कम महत्व देना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। बाकी 3 हमारे नहीं हैं। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक हमारा प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था दादा भाई नौरोजी ने। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। तो ये हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। शिक्षा आयोग 1964 और 1966 के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री DS कोठारी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आयोग से संबंधित आपको प्रश्न पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 2004 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कहाँ से हुई? तो केरल से हुई थी। सबसे पहले केरल से ही संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? तो यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 में रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न आपके पेपर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित जो नहीं है वो हमारे हैं बीजी खैर। बाकी महात्मा गांधी ने भी की है, जाकिर हुसैन और हमारे SK सिन्हा भी, ये सभी हमारे बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं। लेकिन जो बीजी खैर जी हैं इस ऑप्शन में दिए गए हैं वो हमारे
नहीं है बुनियादी शिक्षा से संबंधित। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके उद्देश्य है बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो जाए, उनकी वृद्धि हो जाए, बच्चों को स्वस्थ और पुष्ट कर दे, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम कर दे। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो शिक्षा सम्मेलन जो कि हमारा 1901 शिमला में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी 1976 में दिया गया था, समवर्ती सूची में स्थान। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो सन 1908 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी, तो 17 मई 1993 में। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए स्टार बनाइए। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना जो थी वो हमारी हुई थी 17 मई 1993 में। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मिड डे मील से संबंधित प्रश्न और ह्रास की समस्या वही होती है जब कोई विद्यालय किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय को छोड़कर चला जाता है। 1960 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री UN ढेबर। ये हमारे 1960 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, तो दुर्गाबाई देशमुख जी। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, तो अंधों को, यानी कि उस पे पॉइंट से होते हैं पेज पर, उसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं ब्रेल लिपि में। ये आपसे पूछी जा सकती है। तो जो हमारे जिनकी आंख नहीं होते, अंधे होते हैं, उनको ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो सन 1997 और 98, इनमें से जो आपको ऑप्शन में देखने मिले वो हमारा उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का सुझाव दिया था, तो ये दिया था हमारा हरटोंग समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हमारा नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो बेसिक शिक्षा अधिनियम सन 1972 में पारित हुआ था। इसके बाद शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? तो सन 1958 में शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में है वह कौन सी है? तो वह धारा 45 में है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ? तो मैंने अभी अभी बताया, पोषाहार वितरण हमारा 15 अगस्त 1995 में हुआ था। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, तो ये दिया था लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था। ये सभी हमारे इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, तो उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर। हंटर कमीशन किसको कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग को ही हम हंटर कमीशन कहते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है हंटर कमीशन के ही नाम से भारतीय शिक्षा आयोग, तो आपको इसको याद रखना है कि भारतीय शिक्षा आयोग है उसे ही हम हंटर कमीशन कहते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन 1964 और 1966, यानी कि 1964 से 66 तक कोठारी आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा पत्र के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो 16 दिसंबर 1990 में प्रस्तुत किया था। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों को पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? यानी कि छात्रों के पढ़ाई का बोझ से संबंधित प्रोफेसर यशपाल समिति ने तो की ही थी,
चिंता व्यक्त, किंतु उससे पहले किसने की थी? तो उससे पहले की थी पटेल समिति ने भी की थी, एनसीईआरटी कार्यदल ने भी की थी, आचार्य राममूर्ति समिति ने भी की थी। तो ये तीनों ने ही हमारी की थी। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षण गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए थे। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, सही बात है। शिक्षक की भूमिका एवं प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, सही बात है। शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, ये तीनों ही बात सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1987 से 88 में। इसके बाद बात करते हैं स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो 1 से लेकर 8 तक स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत आकर्षित करने की योजना थी। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी की गई थी, सही बात है। शैक्षिक ये भी की गई थी। मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, ये भी हमारी व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पोषाहार वितरण परियोजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम 80वें प्रश्न की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सन 2009 में। इसके बाद बात करते हैं हम 81वें प्रश्न की। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। तो चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये दोनों ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों को दायित्व क्या दिए गए थे? तो शिक्षकों को दायित्व दिए गए थे निश्चित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उससे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे के सीखने की योग्यता का आकलन करना। ये तीनों ही कहे गए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनसीएलपी संचालित की गई, यानी कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई? तो नवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ह्रास एवं अपरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? तो छात्रवृत्ति भी की गई थी और हमारा ये मिड डे मील कह लीजिए वो भी था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस देना भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में है। सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो सभी के लिए शिक्षा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का लक्ष्य। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो 51A। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? 2005 में। अब बात करते हैं हम निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है हमारा 29A, यानी कि 29 का 1 कह लीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 86वें संशोधन के द्वारा बनाया गया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो हरटोंग समिति के नाम से जाना जाता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। निम्न आयोग का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, फिर कौन सा आया? तो सबसे पहले हमारा आया था वुड डिस्पैच, उसके बाद आया था हंटर आयोग, फिर आया था हमारा राधा कृष्णन आयोग और फिर आया था हमारा कोठारी आयोग। यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपको सबसे पहले देखने को मिले वुड डिस्पैच, वो हमारा सही
हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में लागू की गई 15 अगस्त 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी हमारी सन 2004 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता है उपर्युक्त सभी, यानी कि शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, नए शैक्षणिक प्रयोग हो, शिक्षा में बराबरी पर बल हो। अध्यापक हेतु नियामक संस्था है एनसीटीई, जो अध्यापक शिक्षा को नियामक करती है, यानी कि अध्यापकों की शिक्षा हेतु कौन सी संस्था है? वो है हमारी एनसीटीई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो वो लिया गया है सभ्यता और प्रगति के निबंध से। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो 1992 में गठित यशपाल समिति स्कूली छात्रों को बोझ को कम करने से संबंधित है। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई 1986, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंतर्गत। जब बालक किसी भी अवस्था में शिक्षा पूर्ण किए बिना चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवरोध की समस्या, यानी कि हरास। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हम कहते हैं हंटर आयोग, तो ये थे हमारे सर विलियम हंटर। हंटर आयोग का संबंध हंटर आयोग का संबंध कौन सा है? 1882 से 1883। मैकाले का विवरण पत्र का संबंध है, तो मैकाले का जो विवरण पत्र है वो हमारा 1935 से संबंधित है। यशपाल समिति का गठन कब हुआ? तो यशपाल समिति का 2-3 बार आ चुका है, सन 1992 में हुआ। डकार विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो डकार विश्व सम्मेलन हमारा सन 2000 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध कौन सा है? तो डकार विश्व सम्मेलन। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, ब्रिज कोर्स को हमारा समाप्त किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 20 नवंबर 1989। संयुक्त राष्ट्र संघ के बालकों के अधिकारों की घोषणा हुई 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया, यानी कि भारत सरकार ने कब लागू किया? तो 11 दिसंबर 1992 में। यानी कि घोषणा कब हुई थी? 1989 में, और उसको लागू कब किया गया? 3 साल बाद 1992 में। राष्ट्रीय बाल्य नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? 22 अगस्त 1947 को। किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने व जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद से संबंधित स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्री और बच्चों को अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 23 में। यानी कि बच्चों को कारखाने या फिर जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो है 24, और क्रय विक्रय स्त्री और बच्चों के जो हमारा दंडनीय अपराध आता है वो है हमारा अनुच्छेद 23। 117वां प्रश्न है, किसका कथन है मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है, अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों का समान आदर दिया जाए। ये कहा था हमारा स्वामी विवेकानंद जी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण, सामान्य कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है हमारा अनुच्छेद 39, यानी कि स्त्री पुरुष को समान कार्य मिले, समान जीविका मिले, समान संसाधन मिले, समान उनका नियंत्रण हो स्वामित्व पे, और बच्चों को गरिमामय वातावरण मिले। ये हमारा अनुच्छेद 39 से संबंधित है। डाइट का कार्य कौन सा है? तो डाइट का कार्य है बीटीसी प्रशिक्षण,
विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण भी डाइट से होता है और सेवारत प्रशिक्षण भी डाइट से होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लक्ष्य प्राप्त करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण। शिक्षा परियोजना जो हमारी जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य होता है। 6 से 14 वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान धारा 45 के अंतर्गत आता है। शिक्षा बिना बोझ के, ये किसके अंतर्गत आता है? तो यशपाल समिति ने कहा था शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में विभाजित किया गया? तो 12 खंडों में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो इसकी स्थापना की जाती है ब्लॉक स्तर पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो 3 वर्ष तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग क्या होना चाहिए? 11 से 14 वर्ष। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो हमारे वर्ग होते हैं उनमें की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो 6, 7, 8। 3 साल तक पढ़ाया जाता है, 6 से एडमिशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है 6, 7 और 8। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति है तो ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष हो जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो वो होता है हमारा प्रधानाध्यापक। दोनों ही प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो वो होगा गांव का प्रधान, और जब उसके ही सचिव की बात की जाए तो वो होता है हमारा प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो 3 होते हैं। ये आपसे आगे भी पूछा जाता है, टेट सीटेट में भी इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान, उसका सचिव कौन होगा? तो वो होगा हमारा प्रधानाध्यापक, और जब उसमें हम अभिभावकों की बात करें तो वो होते हैं हमारे 3 अभिभावक। ग्राम शिक्षा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें सदस्य होते हैं 5। जैसे हमारे 3 अभिभावक हो गए, एक हमारा प्रधानाध्यापक हो गया और एक हो गया ग्राम प्रधान। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो हमारे 3 अभिभावक, एक ग्राम प्रधान और एक प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक हमारा सचिव होता है और जो प्रधान होता है वो हमारा उसका अध्यक्ष होता है। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? यानी कि एक महिला तो जरूर होनी चाहिए, 3 में से एक महिला हमारी होनी चाहिए अभिभावकों में। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा है हमारी 12। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हमारा वर्ष 2000 में किया गया था। तो इससे संबंधित आपके कितने प्रश्न बनते हैं? कौन सी वर्ष में इसका गठन हुआ? 2000 में। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 12 होती है, उसके अंतर्गत। कितनी महिला अभिभावक होनी चाहिए? कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। कुल कितने सदस्य होने चाहिए? 5 होने चाहिए। टोटल कितने अभिभावक होने चाहिए? 3। उसका सचिव कौन होता है? प्रधान अध्यापक। और उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो ग्राम शिक्षा समिति आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है इतने ही प्रश्नों में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश जो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था वो हुआ 1972 में। बीआरसी अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालय को कितनी बार माह में निरीक्षण करते हैं? तो जो हमारे बीआरसी समन्वयक होते हैं वो अपने विकास क्षेत्र की जो न्याय पंचायत होती है उसमें बने विद्यालय जितने भी होते हैं 1 महीने में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो 2 बार तो करते ही हैं। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं संकुल प्रभारी। एनपीआरसी समन्वयक ने अपने क्षेत्र के विद्यालयों को निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? तो 2 बार। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय हमारा हो जाएगा लखनऊ में, क्योंकि हमारी राजधानी लखनऊ है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है हमारा इलाहाबाद में। राजर्षि
टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष में हुआ? तो सन 1999 में। सीमेंट कहाँ है? यानी कि सीमेट। अब बहुत सारे बच्चे इसको सीमेंट पढ़ते हैं, लेकिन यह है हमारा सीमेट। सीमेट कहाँ पर है? तो वो है हमारा इलाहाबाद में। एनसीईआरटी का गठन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष में हुआ? तो एनसीईआरटी का गठन हुआ था हमारा सन 1961 में। और एससीईआरटी की बात करें तो एससीईआरटी का गठन सन 1981 में हुआ था। यानी कि पहले जो हमारा हुआ था नेशनल का हुआ था, फिर हुआ था हमारा स्टेट का। एनसीईआरटी का पूछा जाए सन 1961 में, एससीईआरटी का पूछा जाए 1981 में। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1964 में। एनसीटीई जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि जो हमारा कराता है अध्यापकों की शिक्षा, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1995 में। यानी कि आपका 146, 147, 148, 149 ये 4 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपके पेपर में जरूर इनमें से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो अभी बताया 6 वर्ष में शिक्षा मिलती है, यानी कि छठे वर्ष से आपकी छठे क्लास से शिक्षा स्टार्ट होती है। 6, 7, 8 और 8वें में ये शिक्षा खत्म कर दी जाती है। तो ये हमारी 6, 7, 8 ये हमारी होती है। और प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, यानी कि कौन सा आखिरी क्लास होता है? तो वो होता है 8वां। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो यह है हमारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये नारा दिया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें। मानवीय संसाधन नहीं है तो श्यामपट, ये मानवीय संसाधन नहीं है। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र का संक्षिप्त रूप है, यूआरसी। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बड़ी ही है, क्योंकि तब 14% थे, अब 14% से ऊपर आ चुके हैं। तो ये हमारी जो साक्षरता है वो बड़ी है, ना कि कम हुई है। फिर बात करते हैं हम एनसीएफटीई में 10+2 कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? तो ये है हमारी 4 या 5 वर्ष। एनसीएफ 2005 कह लीजिए सीधे सीधे के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे, क्योंकि उन्होंने ही शिक्षा बिना बोझ के नारा दिया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो वो है हमारी 5। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? तो प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो सन 2004 और 2005। केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो वो है हमारे DIOS। NPEGEL का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोग्राम, E फॉर एजुकेशनल, G फॉर गर्ल्स, E फॉर एलिमेंट्री, L फॉर लेवल। NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? तो पुस्तकालयों की स्थापना भी होती है, लकड़ी की चौकी व्यवस्था भी होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छात्र छात्राओं में गठित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो विषय संबंधी कैंप लगाया जाता है कि किसी भी विषय के प्रति अगर किसी में कमजोरी है तो उसका निदान कर सके। ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो यह है हमारा 0 से 6 के लिए। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो ये हमारी प्रारंभ की गई 2
अक्टूबर 1975 से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? सन 1600 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1964-1966 में। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, इस तरह से पूछेंगे, या दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा को संविधान में किस अनुसूची में रखा गया? तो यह है हमारा समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? तो 21A। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में आया? ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, लिख के रख लीजिए, आपके पेपर में ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया और इसी को कहते हैं भारतीय शिक्षा का महाअधिकार। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो डाइट की स्थापना 1991। ये थे आज की हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे राजन सीरीज के अंतर्गत वो सभी करा चुका हूं। अगली वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट की आपको बहुविकल्पीय क्लास लेकर आऊँगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपके 8 तारीख से पहले आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको दे दी जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम। धन्यवाद।